अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12। इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हमने लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स को सीखना है। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि इससे पहले लिम्फेटिक सिस्टम की जो बेस है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उस पर वीडियो अपलोड हो चुकी। जिसने नहीं देखी पहले वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड वाली वीडियो देखे, उसके बाद इस वीडियो पे आए ताकि बेहतर तौर पे कंसेप्ट जो है वो टॉपिक का डेवलप हो सके। तो चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स को पहले लिख लेते हैं कि एक सिस्टम है तो उसमें ऑर्गन्स होते हैं। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम किन ऑर्गन से, किन स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में स्टूडेंट्स सबसे पहले तो है लिम्फ। और लिम्फ क्या है, प्रीवियस लेक्चर में भी डिफाइन किया, अभी भी थोड़ी देर तक मैं बताता हूँ कि लिम्फ रिकॉल करते हैं क्या चीज़ है। फिर लिम्फोसाइट्स जो कि इम्यून सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स जिनको शॉर्ट में बी सेल्स कहते हैं, और टी लिम्फोसाइट्स जिनको शॉर्ट में टी सेल्स कहते हैं। इम्यूनिटी वाले चैप्टर में हमने बी सेल्स और टी सेल्स को डिटेल से पढ़ के आए हैं। तो वही बी सेल्स और टी सेल्स जो ब्लड में मौजूद होते हैं, वही बी और टी सेल्स जो हैं वो लिम्फ में भी मौजूद होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का जो फ्लूइड है लिम्फ, उस लिम्फ में बी सेल्स और टी सेल्स जो कि मौजूद हैं, तभी उनको बी लिम्फोसाइट्स, वो बी सेल्स जो लिम्फ में मौजूद हैं, टी लिम्फोसाइट्स वो टी सेल्स जो लिम्फ में मौजूद हैं। इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ नोड्स हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गन्स हैं, जिसमें टॉन्सिल्स हैं, स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड। ये मेजर कंपोनेंट्स हैं लिम्फेटिक सिस्टम के। अब वन बाय वन हमने इन तमाम कंपोनेंट्स पे थोड़ी थोड़ी बात करनी है। लिम्फ प्रीवियस लेक्चर में मैं डिफाइन कर चुका, लास्ट पे बता चुका कि लिम्फ कैसे बनता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वो पार्ट जो लिम्फेटिक वेसल्स में इंटर हो जाता है, हम उसको लिम्फ कहते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर जो है वो देखा है, उनको पता है कि इस तरह की डायग्राम जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, हमने लेक्चर के स्टार्ट में बनाई थी। आपको बताया कि ये ब्लड कैपिलरीज हैं। ब्लड कैपिलरीज के जो सेल्स हैं उनमें गैप्स होते हैं, और वहाँ से जो ब्लड का प्लाज्मा है वो लीक कर जाता है, और जो सेल्स के दरमियान में ये खाली जगह है, स्पेस है, यहाँ पे वो ब्लड प्लाज्मा का कंपोनेंट या ब्लड प्लाज्मा का पार्ट पहुँच जाता है। और ब्लड का लीक पार्ट जब इन स्पेसेस में पहुँचता है तो अब हम इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। तकरीबन एक दिन में, आपकी बुक के हिसाब से तकरीबन एक दिन में 30 लीटर्स जो हैं वो ब्लड प्लाज्मा जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के तौर पे पहुंचता है, और उसमें से 27 लीटर्स जो हैं वो वापस ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि 3 लीटर्स जो बाकी बच जाते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड के, वो वापस ब्लड कैपिलरीज में डायरेक्टली एब्जॉर्ब होने के वो 3 लीटर्स जो हैं वो चले जाते हैं लिम्फेटिक वेसल्स में। वो 3 लीटर साथ जो लिम्फ मौजूद होते हैं, लिम्फ वेसल्स मौजूद होती हैं, ब्लाइंड एंड वेसल्स जो मौजूद हैं टिश्यूज़ में, 3 लीटर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है पर डे उसमें इंटर होता है, और इसको हम लिम्फ कहते हैं। जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल्स में इंटर हो जाता है तो अब उसको हम नाम देते हैं लिम्फ का। तो तकरीबन पर डे जो है 3 लीटर्स ऑफ द लिम्फ जो है वो फार्म होता है। ये यूँ कह लें कि 3 लीटर्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो पार्ट है वो इन लिम्फेटिक वेसल्स में इंटर होता है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि एक हेल्दी ह्यूमन में ऑन एवरेज अराउंड अबाउट 4.5 to 5 लीटर्स जो है वो ब्लड मौजूद होता है। उस ब्लड में भी फिर 45% ब्लड सेल्स हैं और 55% जो है वो ब्लड प्लाज्मा होता है। तो ये 30 लीटर्स कहाँ से फ्लूइड आ गया जो ब्लड से इधर जा रहा है स्पेसेस में, तो 30 लीटर्स कहाँ से आ गया, है ना चकरा देने वाली बात, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है जिसको हम समझ ना सकें। तो मैं आपको बताता हूँ कि 30 लीटर्स क्यों लिखा गया, क्यों कहा गया हमारी बुक में। वजह यह है बच्चे, अब देखो कि ब्लड कैपिलरीज में से जो फ्लूइड है वो लीक होके यहाँ पे आ गया। तो फ़र्ज़ कर लो अगर 1 लीटर की लीकेज हुई है तो उसमें से कुछ पार्ट वापस आ जाएगा, फिर कुछ की लीकेज होगी, फिर कुछ वापस आ जाएगा, फिर कुछ की लीकेज होगी, फिर वापस आ जाएगा। तो हम फिर नेट बात करते होते हैं, नेट रिज़ल्ट निकालते हैं। हम कहते हैं कि फ़र्ज़ कर लो 1 घंटे में तकरीबन 1.5 लीटर्स जो है या 1.2 लीटर्स के आसपास बनता है, जो भी है, खैर आप एक रफ नंबर ले लें, 1.2 ले लेते हैं। हम कहते हैं कि अगर 1 घंटे में पर आवर जो है, 1 घंटे में 1 लीटर के आसपास यानी 1.2 लीटर्स हम ले रहे हैं पर आवर जो है वो हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड कैपिलरीज हैं पर आवर, उनमें से 1.2 लीटर जो है वो जो ब्लड है वो लीक हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है। और फिर
उसी एक आवर में कुछ वापस भी तो आ रहा होगा ना, तो वापस आने वाले को आप कोई नंबर ले लें, चलें 0.9 ले लेते हैं। हम कहते हैं कि 0.9 लीटर जो है वो वापस आ रहा है। तो इसी तरह जो 1.2 लीटर गया तो लेकिन 0.9 लीटर वापस आ गया, फिर 1.2 लीटर्स अगले घंटे में जाएगा, फिर 0.9 लीटर वापस आ जाएगा, फिर अगले घंटे में 1.2 लीटर जो है वो लीक हुआ, 0.9 लीटर जो है वो उसी एक घंटे में वापस आ रहा है। तो अगर हम नेट निकालें 24 आवर्स में पर डे कि नेट कितना जो है वो लीक हुआ, तो हम फिर वो सारा एक घंटे में लीक होने वाला, फिर अगले घंटे में लीक होने 1.2 प्लस 1.2 प्लस 1.2 पूरे 24 घंटों में ऐड करें तो अराउंड अबाउट 30 लीटर्स। इसी तरह जो वापस आ रहा है पहले घंटे में 0.9, अगले घंटे में जो 0.9, फिर नेक्स्ट आवर में भी जो 0.9, इस तरह नेट निकालें वापस और जो आया 24 आवर्स में, तो हम कहते हैं कि वो 27 लीटर जो है वो वापस आया। और नेट कितना जो है वो इन ब्लड वेसल्स में इंटर हुआ, वो जो नेट ब्लड वेसल्स में इंटर हो रहा है वो 3 लीटर्स है। यानी है वही आपका ब्लड प्लाज्मा 55% आपकी बॉडी का, लेकिन चूंकि वो बार बार जाता है वापस आता है, जाता है वापस आता है, तो हर बार जाने को अगर आप ऐड करते रहें तो 24 आवर्स में वो 30 लीटर्स आएगा, और हर बार वापस आने में उसको ऐड करें तो 24 आवर्स में 27 लीटर्स बनेगा। आई होप कि पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। बात आगे बढ़ाते हैं और अगला पॉइंट हमारा यही है, अंडर द हेडिंग ऑफ कंपैरिजन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ। लास्ट लेक्चर में भी हम ये कंपैरिजन कर चुके और लिम्फ की कंपोजिशन को हम डिस्कस कर चुके, इसलिए मैंने कहा कि जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा पहले वो लाजमी देखें। तो तकरीबन 30 लीटर्स जो फ्लूइड है वो ब्लड कैपिलरी से लीक हो जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में हर रोज़ यानी 24 घंटों में, और इनमें से 27 लीटर जो है वो वापस ब्लड कैपिलरीज में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि बाकी जो 3 लीटर्स है, अब राउंड अबाउट 3 लीटर्स जो है पर डे, पूरे दिन की बात हो रही है, पर डे राउंड अबाउट 3 लीटर्स जो है फ्लूइड वो इंटर होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में, लिम्फेटिक वेसल्स में, और अब हम उसको नाम देते हैं लिम्फ का। जब वही इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन कैपिलरीज में लिम्फेटिक वेसल्स में आ जाएगा, उसका नया नाम बन जाएगा, दैट इज़ द लिम्फ। और ये जो लिम्फ है ये अल्टीमेटली इसने ब्लड तक ही पहुंचना है। ये 3 लीटर्स भी जो ब्लड जो लिम्फेटिक वेसल्स में चला गया, जिसको हम लिम्फ कह रहे हैं, अल्टीमेटली इसने भी लौट कर घूम फिर के लिम्फेटिक वेसल्स की मदद से ब्लड में ही आना है। तो इसके अलावा अगर हम कंपोजिशन को देख लें तो जो लिम्फ है उसमें वाटर है, वाटर के साथ साथ सोल्यूट्स हैं, आइंस वगैरह हो गए, न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं, हार्मोन्स, एंजाइम्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं। जबकि ब्लड की कंपोजिशन हम जानते हैं कि उसमें रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उसमें प्लेटलेट्स हैं, लिम्फो, उसके अगर प्लाज्मा की बात की जाए ब्लड प्लाज्मा की, तो ब्लड प्लाज्मा में अगेन ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, उनकी एक वाइड वैरायटी है जो कि ब्लड वाले चैप्टर में मेंशन भी है और 9th में भी आप कुछ पढ़ के आए, और प्रीवियस लेक्चर में भी इस कंपैरिजन को हमने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, कि लिम्फेटिक वेसल्स किस तरह से जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी वेसल से डिफरेंट है, इसकी बात करते हैं, और फिर मेजर लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो लिम्फेटिक सिस्टम है स्टूडेंट्स, ये फ्लूइड को टिश्यू से सिर्फ दूर लेके जाता है, और अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम फ्लूइड को टिश्यूज़ की तरफ, टुवर्ड्स टिश्यू और अवे फ्रॉम टिश्यू, दोनों चीज़ें जो हैं वो कवर करता है, यानी टुवर्ड्स टिश्यू और अवे फ्रॉम टिश्यू, लेकिन लिम्फेटिक सिर्फ अवे फ्रॉम टिश्यू। रफ में जाके थोड़ा सा आपको बेहतर अंदाज में ये चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख लो इस बात को, ये एक ब्लड वेसल हम ले लेते हैं और यहाँ पे 1-2 सेल्स बना लेते हैं जो टिश्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहीं पे बीच में एक लिम्फेटिक वेसल भी हम बना लेते हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम को इंडिकेट करेगी। स्टूडेंट्स ब्लड जो है वहाँ से फ्लूइड, ये सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लें, अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मटेरियल्स को टुवर्ड्स टिश्यू लेके जा रहा है। ये सेल जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे? टिश्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मटेरियल्स को टुवर्ड्स टिश्यू और अवे फ्रॉम टिश्यू दोनों, लेकिन जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो सिर्फ जो मटेरियल्स हैं, कंटेंट है, उनको अवे फ्रॉम द टिश्यू लेके जाता है और अल्टीमेटली ब्लड में ही वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम टिश्यूज से मटेरियल्स को अवे लेके जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम टुवर्ड्स और अवे दोनों है। बात आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिफरेंस देख लें। जो लिम्फ कैपिलरीज हैं
उनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि जो ब्लड कैपिलरीज़ हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम की जो कैपिलरीज़ हैं उनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या चीज़ है, इस पे भी थोड़ी सी 1 मिनट में बात कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे एक पिक्चर मैंने आपके लिए लगा रखी है, इस डायग्राम को, पिक्चर को गौर से देखें तो इसमें आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो लेबल्ड मिलेगी। नीचे जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है और उसके ऊपर जो है वो एपिथेलियल टिश्यू मौजूद है, जिसकी ये सरफेस बनी हुई है अपर लेयर एपिथेलियल टिश्यू की। खैर स्टूडेंट्स, हम बेसमेंट मेम्ब्रेन पे बात करते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारी बॉडी में आम तौर पे वहाँ है जहाँ कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू का जंक्शन होना होता है। एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन में जहाँ इकट्ठे होते हैं, आम तौर पे वहाँ इन दोनों के दरमियान में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल की बनी हुई है। लफ्ज़ है एक्स्ट्रा सेलुलर, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, वैसे आपके लिए नई टर्म नहीं है, आप जानते हैं इसको, एक्स्ट्रा सेलुलर, और यहाँ पे मैट्रिक्स भी हम लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, या बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है कंसिस्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सेल से निकली हुई चीज़ें, जैसे सेल वॉल हमने कहीं पढ़ा था ना, बैक्टीरिया के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी और फंजाई के लिए भी। तो जहाँ जहाँ आपने सेल में पढ़ा है, सेल में सेल वॉल पढ़ा है, वहाँ सेल वॉल के बारे में एक आप बात कर सकते हैं ये कि सेल वॉल इज़ दी एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर। क्यों? कि वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर है, सेल ने ही सिक्रीट किया है, सेल ने ही वो केमिकल्स रिलीज़ किए हैं सेल के बाहर जो इकट्ठे होकर जिन्होंने सेल वॉल बना दी है। तो सेल वॉल को हम यूँ भी कह सकते हैं कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेल से जो मेन सेल है, सेल मेम्ब्रेन तक का जो पार्ट है, उससे बाहर बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। इस तरह जो बाकी चीज़ें भी जो सेल से बाहर बनती हैं, रिलीज़ होती हैं आउटसाइड ऑफ द सेल, उनको हम एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो सेल सिक्रीट करता है, सेल के बाहर ये इकट्ठे हो जाते हैं और ये एक शीट सी बना देते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे लफ्ज़ में लगा देता हूँ, ये एक थिन शीट है जो किसकी बनी है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की, और ये सपोर्ट का काम करती है कि सपोर्ट कर सके, और साथ ही ये एक बैरियर का भी काम करती है। एपिथेलियल जो टिश्यू है और जो कनेक्टिव टिश्यूज़ के दरमियान में बैरियर और एक सपोर्ट का रोल भी ये प्ले करती है। तो काफ़ी कुछ हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, इस लेवल पे इतना काफ़ी है, फिर आगे डिटेल्स किसी मौके पे पढ़ेंगे। हम बात आगे बढ़ाते हैं। जो लिम्फ कैपिलरीज हैं स्टूडेंट्स, इनकी जो परमेबिलिटी है, मटेरियल्स को इन आउट होने की जो एबिलिटी है, जिसको हम परमेबिलिटी कहते हैं, अलाउ करना कि मटेरियल्स इन आउट हो सकें, क्रॉस कर सकें, तो लिम्फ कैपिलरीज की परमेबिलिटी ज़्यादा है, ब्लड कैपिलरीज की इनके मुकाबले में परमेबिलिटी जो है वो कम है। तो ये कंपैरिजन हो गया लिम्फेटिक वेसल्स का और सर्कुलेटरी वेसल्स का। जो लिम्फ कैपिलरीज हैं, अब इनकी बात अब आगे बढ़ेगी। लिम्फ कैपिलरीज स्टूडेंट्स आगे ज्वाइन होती हैं, जुड़ती हैं, इकट्ठी होती हैं, और लिम्फ कैपिलरीज जब ज्वाइन होगी आपस में तो बड़ी वेसल्स बनेगी, जिनको हम लार्ज लिम्फ वेसल्स कहेंगे या लिम्फेटिक वेसल्स का नाम देंगे। ये जो लार्ज लिम्फ वेसल्स हैं ये बिल्कुल वैसी है जिस तरह वेन्स होती हैं। अगर इसी चैप्टर में पीछे वेन्स का पार्ट भी मौजूद है जो हमने स्किप किया, मौका मिला तो आज ही अपलोड कर दूंगा उसको भी। तो वेन्स कैसे बनती हैं? आर्टरीज़ हैं, आर्टरीज़ छोटी छोटी हिस्सों में डिवाइड हुई, इनको हम आर्ट्रियूल्स कहते हैं। आर्ट्रियूल्स जो हैं वो मज़ीद डिवाइड हुए तो कैपिलरीज बनी, कैपिलरीज फिर जुड़ती हैं आपस में, फ्यूज़ होती हैं तो वैन्यूल्स बनते हैं, और जब वैन्यूल्स फ्यूज़ होते हैं तो वेन्स बनती हैं। तो जिस तरह वेन्स हैं उसी तरह से ये लार्ज लिम्फ वेसल्स भी हैं। बहरहाल बात को कंक्लूड करें तो लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन करेंगी, फ्यूज़ होंगी और वो बड़ी लिम्फ वेसल्स बनाएंगी। और ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं स्टूडेंट्स, इनकी जो अपीयरेंस है वो बीडेड है, बीडेड अपीयरेंस है। अब बीड जो है वो दाने को कहते हैं, या जिस तरह माला होती है ना, तो माला के दाने होते हैं, माला बनाने के लिए जो आप परोते हैं स्ट्रक्चर्स वगैरह राउंड या डिफरेंट शेप्स के, उनको बीड्स वगैरह का नाम देते हैं। तो जिस तरह तस्बीह के दाने गोल से होते हैं या और भी शेप्स के होते हैं, तो उस तरह की जो अपीयरेंस है उसको बीडेड अपीयरेंस कहते हैं। वो जो दाना है तस्बीह को, उसको आप बीड कह सकते हैं। तो जो लिम्फेटिक वेसल्स की अपीयरेंस है अंडर द माइक्रोस्कोप, इनको देखें तो इनकी अपीयरेंस जो है वो बीडेड है।
अब बीडेड अपीयरेंस क्यों हमें मालूम होती है, उसकी वजह यह है कि जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं इनमें भी वाल्व्स जो हैं वो मौजूद हैं। जैसे वेन्स है ना, आर्टरीज में वाल्व्स नहीं होते, कैपिलरीज में भी वाल्व्स नहीं होते, लेकिन जो वेन्स होती हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, वेन्स में वाल्व्स होते हैं ताकि ब्लड जो है वो आगे मूव करता रहे, वेन्स में पीछे की तरफ ना आए। तो वन वे फ्लो को इंश्योर करने के लिए वेन्स के अंदर वाल्व्स होते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं इनमें भी वाल्व्स मौजूद हैं जो वन वे फ्लो ऑफ लिम्फ को इंश्योर करते हैं ताकि लिम्फ फारवर्ड मूव करता रहे, वापस बैकवर्ड उसका फ्लो जो है वो ना हो, उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो ये जो वाल्व्स मौजूद हैं लिम्फेटिक वेसल्स में, इनकी वजह से जो लिम्फेटिक वेसल्स की अपीयरेंस है वो बीडेड मालूम होती है। इसके बाद लिम्फेटिक वेसल्स के बाद स्टूडेंट्स लिम्फ नोड्स हैं। लिम्फ नोड स्टूडेंट्स ये स्वोलन स्ट्रक्चर्स हैं जो लिम्फेटिक वेसल्स के ऊपर मौजूद होते हैं। इनकी डिफरेंट शेप्स हैं, जैसे कुछ स्मॉल हो सकते हैं, कुछ जो है वो राउंड शेप हो सकते हैं और कुछ जो है वो बीन शेप हो सकते हैं। यहाँ ब्राउन का वर्ड है, तो अगर आपने नोट्स डाउनलोड कर रखे हैं तो नोट्स में इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इट शुड बी बीन, यानी जिस तरह किडनी की शेप है उसी तरह की ये भी है, तो बीन शेप्ड इनकी शेप हो सकती है, स्मॉल हो सकते हैं या राउंड हो सकते हैं। ये स्वोलन स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कहाँ पे मौजूद होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स के ऊपर मौजूद होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स के साथ कनेक्टेड हैं और जो लिम्फ है वो इनसे गुजरता है लिम्फ नोड से। अब इनका काम क्या है वो नीचे जाकर देखते हैं, लेकिन पहले साइज़ की बात कर लीजिए। तो 1 से लेकर 25 मिलीमीटर इनकी तकरीबन लेंथ होती है और डायमीटर में भी मैंने जैसे बताया कि बड़े होते हैं, स्वोलन होते हैं। 1 से लेकर 25 मिलीमीटर इनकी लेंथ है। इनका मकसद है कि लिम्फ को फिल्टर करें। अगर उस लिम्फ में किसी तरह की कोई टॉक्सिन मौजूद है, कोई पैथोजन मौजूद है, बैक्टीरिया वायरस वगैरह, तो उससे फाइट किया जाए और उसको रिमूव किया जाए, इसलिए ये लिम्फ को फिल्टर करते होते हैं। खुद सोच लो ना कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड से लिम्फ जो है वो वापस ब्लड की तरफ जो है वो जा रहा है। तो अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में या वहाँ इंटरसेलुलर स्पेसेस में कोई पैथोजन मौजूद हो, बैक्टीरिया वगैरह, उनकी टॉक्सिन्स मौजूद हों, तो वो लिम्फ में आ सकती हैं। लिम्फ जब ब्लड में जाएगा तो वो पैथोजेंस या उनकी टॉक्सिन्स ब्लड में जा सकती हैं और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं। तो ज़रूरी है कि जो लिम्फ जा रहा है, रिटर्न हो रहा है ब्लड की तरफ, तो उससे पहले उस लिम्फ को फ़िल्टर किया जाए। अगर उसमें कोई टॉक्सिन, कोई पैथोजन वगैरह है तो उसको रिमूव किया जाए। तो उस फिल्टरिंग, लिम्फ को फ़िल्टर करने का काम जो है ये लिम्फ नोड्स करते हैं। लिम्फ नोड्स ही वो जगह है जहाँ जो लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, जिनको बी सेल्स और टी सेल्स भी कहते हैं, वो लिम्फोसाइट्स जो लिम्फ नोड्स हैं यहाँ पे वो इकट्ठे होते हैं, असेंबल होते हैं। आप यूँ कह लें कि ये जो लिम्फ वेसल्स हैं वो अगर एक रोड है, तो जो लिम्फ नोड्स हैं वो उस रोड पे बनी हुई पुलिस और रेंजर वगैरह की चौकी है, जो देखते रहते हैं ट्रैफिक में कि कोई गड़बड़ करने वाला कोई बंदा तो नहीं है, कोई क्रिमिनल वगैरह तो नहीं जा रहा, तो उस चीज़ के लिए वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। जो चौकी सी बनी होती है वहाँ पुलिस वाले इकट्ठे होते हैं। तो लिम्फ नोड्स भी वैसे ही हैं, एक तरह की चौकी है लिम्फ वेसल्स के ऊपर जहाँ लिम्फोसाइट्स जो हैं वो मौजूद हैं। बी और टी लिम्फोसाइट्स इकट्ठे हैं, यहीं पे वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, यही उनकी प्रोलिफरेशन होती है, यानी यही वो मल्टीप्लाई होते हैं। एक्टिवेट होने के बाद जो उनकी मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन के नतीजे में उसको प्रोलिफरेशन कहते हैं। तो लिम्फ नोड्स में ही वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फ नोड्स के बाद अब स्टूडेंट्स हम मेजर जो वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, उनको देखेंगे जो हमारे सिलेबस में मौजूद हैं। 3 लिम्फेटिक वेसल्स हमारे सिलेबस में मौजूद हैं, उनमें से एक है स्टूडेंट्स थोरेसिक डक्ट। अब जो थोरेसिक डक्ट है इसको स्टूडेंट्स लेफ़्ट लिम्फेटिक डक्ट भी कहते हैं। ये नाम जो है आपको काम आएगा नीचे वाली जो वेसल है, जो लिम्फेटिक वेसल है, उसको पढ़ते वक्त, तो इसलिए हम इसका दूसरा नाम भी लिख लेते हैं, लेफ़्ट लिम्फेटिक डक्ट, ये इसका दूसरा नाम है। जो थोरेसिक डक्ट है इट इज़ आल्सो नोन एज लेफ़्ट लिम्फेटिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट को थोरेसिक डक्ट इसलिए कहते हैं कि ये थोरेसिक कैविटी से स्टार्ट हो रही है और तकरीबन जो नेक है हमारी उसकी बेस तक ये पहुंच रही है। तो थोरेसिक कैविटी क्या है? चेस्ट कैविटी को ही भाई दूसरा नाम, चेस्ट कैविटी का दूसरा नाम थोरेसिक कैविटी है। तो जो हमारी जो रिब है ना, रिब नंबर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, तो जो 12 नंबर पसली है, 12th रिब है,
वहाँ से तकरीबन थोरेसिक डक्ट जो है स्टार्ट होती है और गर्दन तक जाती है, गर्दन की बेस तक जो है ये पहुँचती है और वहाँ पे जो एक वेन है, अभी उसका नाम पढ़ेंगे सबक्लेवियन वेन, उसके साथ ये मिल जाती है, फ्यूज़ हो जाती है और अपना जो लिम्फ है वो उस सर्कुलेटरी सिस्टम की वेन को ट्रांसफ़र कर देती है। तो जो थोरेसिक डक्ट है ये कहाँ से फ्लूइड को जो है वो जमा कर रही है। तो स्टूडेंट्स ये जो लोअर लिम्स हैं, हमारे जो लेग्स हैं, लोअर लिम्स उनको कहते हैं। तो लोअर लिम्स से जो लिम्फ है वो भी थोरेसिक डक्ट में पहुंचता है अल्टीमेटली। इस तरह जो एब्डोमिनल रीजन है, एब्डोमिनल रीजन जो जिसको हम उर्दू में पेट कहते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन जो है जहाँ फूड डाइजेस्ट हुई है, और आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड डाइजेशन के बाद उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, तो जो फैटी एसिड और ग्लाइसोल वगैरह यानी जो फैट्स हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम में एब्जॉर्ब होते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे इसी लेक्चर में कि जो फैटी एसिड्स हैं, ग्लाइसरोल्स हैं, वो फैट्स के तौर पे किधर एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड में नहीं, पहले वो एब्जॉर्ब होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स में जिसको लैक्टियल कहते हैं, 9th में भी आप पढ़ के आए। तो वो जो फैट्स हैं वो भी एब्डोमिनल रीजन से चूँकि लिम्फ यहाँ पे पहुँच रहा होता है तो वो फैट्स भी इसमें मौजूद होते हैं। एब्डोमिनल रीजन से जो लिम्फ आ रहा है उसमें वो फैट्स भी मौजूद हैं और वो फैट कंटेनिंग लिम्फ जो है एब्डोमिनल रीजन से जो आ रहा है अल्टीमेटली वो भी थोरेसिक डक्ट में शामिल होता है। फिर जो लेफ़्ट हमारा थोरेक्स है यानी चेस्ट कैविटी की जो लेफ़्ट साइड है वो भी, नीचे वाले दोनों पॉइंट्स को मिला के बात करते हैं कि जो बॉडी का टॉप है, जो एक्सट्रीमिटी है बॉडी की, वो लेफ़्ट साइड की जो एक्सट्रीमिटी है, लेफ़्ट साइड ऑफ द हेड और नेक वगैरह, जो बॉडी का टॉप है लेफ़्ट साइड, वहाँ से स्टूडेंट्स जो लिम्फ है वो भी थोरेसिक डक्ट में जो है वो जमा होता है। और थोरेसिक डक्ट पर आगे मैंने बताया, नीचे भी लिखा हुआ है, हम उसकी बात करेंगे कि वो वेन में जुड़ जाती है, अपना लिम्फ वेन को दे देती है। तो आपने देखा कि ज़्यादातर जो लेफ़्ट साइड है बॉडी की, वहीं से ये लिम्फ जो है वो कलेक्ट कर रही है थोरेसिक डक्ट, इसलिए इसको लेफ़्ट लिम्फेटिक डक्ट भी कहते हैं। ये इन मुख्तलिफ पार्ट से लिम्फ कलेक्ट करने के बाद, जैसे मैंने कहा कि नेक की बेस के आसपास तकरीबन उस रीजन में ये वहाँ पे एक वेन है जिसको लेफ़्ट सबक्लेवियन वेन कहते हैं। क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे मौजूद है और तो लेफ़्ट साइड की जो सबक्लेवियन वेन है उसके साथ ये फ्यूज़ होती है। ये डक्ट जो है अपना लिम्फ लेफ़्ट सबक्लेवियन वेन को दे देती है। क्लेवियन वैसे ये एक बोन है जिसको कॉलर बोन कहते हैं। तो कॉलर बोन ये हमारे शोल्डर के साथ और नेक यहाँ पे मौजूद है। कॉलर बोन के नीचे ये वेन मौजूद है, इसलिए इसको सबक्लेवियन वेन कहते हैं। ये दो होती हैं, एक लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे। तो जो लेफ़्ट लिम्फेटिक डक्ट है, थोरेसिक डक्ट है, ये लेफ़्ट सबक्लेवियन वेन को अपना लिम्फ दे देती है और वो लिम्फ अल्टीमेटली ब्लड में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स राइट लिम्फेटिक डक्ट, और इसका नाम सुन के पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि मैंने आपको ऊपर क्यों बताया कि ये जो थोरेसिक डक्ट है इसका दूसरा नाम लेफ़्ट लिम्फेटिक डक्ट है, ताकि आप राइट के साथ उसको कंपेयर कर सको। आपको पता होना चाहिए कि मेजर जो डक्ट्स हैं हमारी, उसमें से दो मेजर लिम्फेटिक डक्ट्स में से दो, एक लेफ़्ट लिम्फेटिक डक्ट और एक राइट लिम्फेटिक डक्ट। अगरचे लेफ़्ट लिम्फेटिक डक्ट को थोरेसिक डक्ट का नाम दे देते होते हैं, लेकिन ये मेजर लिम्फेटिक डक्ट्स में दो लेफ़्ट और राइट। अब इनका कंपैरिजन भी आपके लिए आसान होगा। जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है ये लेंथ में भी शॉर्टर है और डायमीटर भी इसका कम है, स्मॉलर है थोरेसिक डक्ट के मुकाबले में। कहाँ से लिम्फ जो है वो राइट लिम्फेटिक डक्ट में पहुंच रहा है, तो उसमें राइट साइड ऑफ द थोरेसिक कैविटी, राइट थोरेक्स, इसके अलावा स्टूडेंट्स जो राइट साइड है, अपर लिम्स है, हमारे आर्म्स हैं राइट साइड पे, राइट आर्म वगैरह और राइट शोल्डर, वहाँ से लिम्फ इसमें इकट्ठा होता है। इसी तरह से राइट साइड हेड और जो नेक है वहाँ से जो लिम्फ है वो भी इसमें जमा होता है। और ये जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है ये राइट सब क्लेवियन वेन में अपना लिम्फ जो है वो डाल देती है। ऊपर वाली जो डक्ट थी जिसको थोरेसिक डक्ट का दूसरा नाम उसका लेफ़्ट लिम्फेटिक डक्ट था, वो लेफ़्ट सब क्लेवियन वेन में अपना लिम्फ दाखिल कर रही है, जबकि राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है ये राइट सब क्लेवियन वेन में अपना लिम्फ जो है वो दाखिल कर रही है, अपना लिम्फ प्रोवाइड कर रही है। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स लैक्टियल, अभी ऊपर हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे इसका।
तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड की एब्जॉर्प्शन को बेहतर करने के लिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद हैं, स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में, जिनको विलाई बोलते हैं। एक हो तो वायरस नाइट बायो में आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ के आए हो। यहाँ पे भी आपकी फर्स्ट ईयर में भी डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो चैप्टर है उसमें इसका स्ट्रक्चर मौजूद है। तो जो वायरस है इसके अंदर एक लिम्फ कैपरी मौजूद है जिसको हम लैक्टियल का नाम देते हैं। लैक्टियल चूँकि लिम्फेटिक सिस्टम ही का कंपोनेंट है, तो आप यूँ कह सकते हो कि लिम्फेटिक सिस्टम फैट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, या आप कह सकते हो कि जो लैक्टियल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से फैट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। फैट्स के साथ साथ कुछ और सब्सटेंसेस भी एब्जॉर्ब होते हैं जिनकी ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी नहीं है, वो यहाँ फैट्स के साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं लैक्टियल में, और वहाँ से लैक्टियल से लिम्फ और लिम्फ से अल्टीमेटली जैसे ऊपर बात की कि ये जो लैक्टियल इससे लिम्फ आ रहा है जिसमें फैट्स मौजूद हैं। ऊपर मैंने आपको बताया कि ये लिम्फ फैट वाला ये लिम्फ कहाँ पे दाखिल होता है, थोरेसिक डक्ट में ये आता है, और थोरेसिक डक्ट फिर अपना ये फैट वाला जो लिम्फ है और बाकी जगहों से जो लिम्फ आया उसको जो लेफ़्ट सब क्लेवियन वेन है उसको दे देते हैं। तो ये थी 3 मेजर जो ख़ास तौर पे 2 मेजर जो डक्ट्स हैं वो लैक्टियल तो एक कैपिलरी है, बुक पे इसका जिक्र था तो हमने इसको साथ यहाँ नोट्स में लेक्चर में इंक्लूड कर लिया। अगर डक्ट्स की बात की जाए तो वो फिर 2 ही बड़ी डक्ट्स हैं, एक राइट लिम्फेटिक डक्ट और दूसरी लेफ़्ट लिम्फेटिक डक्ट। स्टूडेंट्स बात आगे बढ़ाते हैं और अब हम स्प्लीन को डिस्कस करते हैं। ये सेकंड लास्ट हेडिंग हमारे इस लेक्चर की। स्प्लीन हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है जहाँ इसका ताल्लुक लिम्फेटिक सिस्टम के साथ है, वहीं इसका ताल्लुक जो है एक तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ भी है। वही स्प्लीन का ताल्लुक जो है इसका ताल्लुक जो है वो इम्यून सिस्टम के साथ भी मौजूद है। तो स्प्लीन है ये एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद है। तो मेडिकल साइंसेस में आमतौर पे एब्डोमिनल कैविटी को सब रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। तो पहले तो 4 हिस्से करते हैं, फिर और भी उनके छोटे पार्ट्स हैं, वो छोटे पार्ट्स में एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड किया जा सकता है। 4 के हिसाब से देखें तो हम इसको यूँ कह सकते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी को 4 पार्ट्स में पहले डिवाइड कर दिया, 2 अपर और 2 लोअर। तो ये एक सेगमेंट हो गया, ये दूसरा सेगमेंट, और ये तीसरा रीजन सेगमेंट, और ये चौथा सेगमेंट। स्क्रीन पे ये पेपर पे जो चीज़ हमें राइट साइड नज़र आती है एक्चुअल में वो लेफ़्ट साइड होती है, तो जो हमें राइट नज़र आ रहा है उसको हम लेफ़्ट लेबल करते हैं। तो जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी का जो अपर लेफ़्ट सेगमेंट है, अपर लेफ़्ट रीजन है, उसमें ये स्प्लीन जो है मौजूद है एग्जैक्टली डायफ्राम के नीचे। ये लिम्फाइड ऑर्गन है, लेकिन ऊपर मैंने आपको बताया कि इसका ताल्लुक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ भी है और इम्यून सिस्टम के साथ भी है। क्या ये डिफरेंट सिस्टम में अपना रोल प्ले कर रहा है? तो अगर इम्यून सिस्टम में इसकी कंट्रीब्यूशन देखें तो स्प्लीन जो है वो डिफरेंट तरह के जो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं, पैथोजेंस वगैरह जो ब्लड में मौजूद होते हैं उनको डिटेक्ट करके रिस्पॉन्ड करता है, और स्प्लीन जो है अपना इस तरह से इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करता है बाय डिटेक्टिंग दी फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन सब्सटेंसेस जो ब्लड के ज़रिए स्प्लीन में दाखिल हो जाते हैं। इसके अलावा जो वॉर्न आउट एरिथ्रोसाइट्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल का टेक्निकल नेम है। तो रेड ब्लड सेल्स जो वॉर्न आउट हैं, पुराने हो चुके हैं, फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, इनकी एज पूरी हो चुकी है, डेड जो रेड ब्लड सेल्स हैं यूँ कह लो, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम भी स्प्लीन करता है। इसके अलावा ये ब्लड रिजर्वायर है। यूँ ना समझें कि ब्लड यहाँ पे स्टोर होता है, बल्कि इसको यूँ समझें कि जब ज़रूरत पड़ती है मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर तो स्प्लीन जो है इसमें ब्लड सिंथेसाइज करने की एबिलिटी जो है वो मौजूद है। जब ये ब्लड जो है वो बना लेता है स्प्लीन, जब कभी ज़रूरत पड़े, जैसे कि जब लो ब्लड प्रेशर हो उस वक़्त ब्लड सिंथेसाइज करना, और इसी तरह से जब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिक्वायर्ड है तो उस वक़्त ब्लड को सिंथेसाइज करना। ये किसी और मौके पे जब ब्लड जो है वो बॉडी में कम है और अचानक से ब्लड की ज़रूरत पड़ गई है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई है, तो उस वक़्त इमरजेंसी में जो स्प्लीन है ब्लड सिंथेसाइजिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी स्प्लीन जो है ब्लड बना रहा होता है, लेकिन अडल्ट्स के अंदर आपको पता है ब्लड सिंथेसिस का काम बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में हो रहा होता है, लेकिन इमरजेंसी के मौका पे स्प्लीन जो है ब्लड सिंथेसिस का काम कर सकता है। लास्ट के ऊपर स्टूडेंट्स 2 लाइनें जो हैं वो थाइमस ग्लैंड के बारे में। ये भी हम आपकी बॉडी का लिम्फाइड ऑर्गन है, यानी लिम्फेटिक सिस्टम का
ये ऑर्गन है, लेकिन इसका ताल्लुक जो है वो इम्यून सिस्टम के साथ भी है। लोकेशन देख लें तो ये अपर जो पार्ट है, फ्रंट है आपकी चेस्ट कैविटी का, उसमें ये मौजूद है। और जैसे मैंने कहा कि ये पार्ट तो स्ट्रक्चर तो ये लिम्फेटिक सिस्टम का है, लेकिन इम्यून सिस्टम के साथ भी ये लिंक्ड है। कैसे कि जो टी सेल्स हैं, इम्यून सिस्टम के जो टी सेल्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, वो टी सेल्स मिच्योर इधर थाइमस ग्लैंड में ही होते हैं। टी सेल्स को टी सेल्स कहते ही इसलिए हैं कि ये वाइट ब्लड सेल की वो टाइप है जो थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होती है, तभी उनको टी सेल्स का नाम देते हैं। चूँकि थाइमस ग्लैंड टी सेल्स को मैच्योर करवा रहा है, उनको फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल बना रहा है, टी सेल्स को फंक्शनल बना रहा है, प्रोसेस कर रहा है। यही वजह है कि हम थाइमस ग्लैंड को बारे में कहते हैं कि इम्यून सिस्टम में भी अपना रोल प्ले करता है। स्टूडेंट्स, ये था लिम्फेटिक सिस्टम। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स में से, क्योंकि आज ही का दिन है हमारे पास, तो जो मैक्सिमम मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा सका रिमेनिंग चैप्टर्स में वो करवाऊंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।